Good morning, class 9 students. We are reading chapter number 2, actually. Chapter number 2, the constitutional design. In the last video, we have saw that how the South Africa making their constitutions throughout us very difficult circumstances. Today we are reading also मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा भारतीय संविधान, आज भारतीय संविधान कैसे बना है इसका कार्यक्रम हम लोग पढ़ेंगे. तो टुडे वी आर स्टार्टेड फ्रॉम टॉपिक नंबर 2.3 एंड पेज नंबर 23, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. आई होप इन द लास्ट part you all are understood very well that how to make the South African constitutions and all the things. Now let's start. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. जैसे ही साउथ अफ्रीका में बहुत सारे दिक्कत भुगतने के बाद वहाँ पे संविधान लागू हुआ, वैसा ही भारत का संविधान भी इतने आसानी से लागू नहीं हुआ था. इसके पीछे भी बहुत सारे घटनाएं जुड़े थे. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. साउथ अफ्रीका, जो कि भारत से आधा बोला जाता है या फिर उससे जो छोटा देश है, भले वो अफ्रीका का कंटिनेंट भी है, लेकिन उस भारत का जैसे कल्चर, डाइवर्स कल्चर तो वहाँ पर नहीं था. तो वहाँ पर जहाँ पे हर एक वैचित्रता के अलग अलग वैचित्रता के लोग रहते हैं, वहाँ पर संविधान लागू करके उसको एक माला में बांधना, इट्स टू डिफ़िकल्ट. एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू द सिटीजन. तब की ज़माने, मतलब आज़ादी के बाद लोग अपना अपना वजूद देख रहा था. सब मतलब वही जात पात का वजूद, धर्म का वजूद ये हो रहा था. क्योंकि 1947 गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो आज सपना देखा था स्वतंत्रता का, वो तो ला दिए, लेकिन लाने के बाद देश पूरा बिखरने लायक हो गया था. द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस. देखिए, तब देश में धर्म के नाम पे बंटवारा हो रहा था. ऑलरेडी पाकिस्तान डिवाइड होके चला गया, वो भी स्वतंत्र हो गया. उस टाइम इधर भारत के मुसलमान को पाकिस्तान में भेजा जा रहा था, कुछ बांग्लादेश में भेजा जा रहा था. तो लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज वर अवेल ऑन दैट टाइम. दिस वॉज ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. भारत पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही दुखजनक एक घटना हुआ था. मार पीट, लोगों को मार रहे थे लोग, पाकिस्तान से जो लोग आ रहे थे वो लोग को भारतीय मार रहे थे, ऐसा हो रहा था. एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. मतलब आज़ादी मिल गई. देखो, ब्रिटिश से आज़ादी मिली, जो ब्रिटिश हमें ऐसे मार रहे थे, ब्रिटिश के द्वारा लोग कितने मारे गए. फिर हम ब्रिटिश चले जाने के बाद हम अपने देश में खुद लड़ाई करना शुरू किए, जिसमें 10 लाख के करीब लोग मारे भी गए. देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम. यह और भी एक बड़ा समस्या है. द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. मतलब ब्रिटिश जब थे, तब जो हम लोग सोचे थे, ये तो ब्रिटिश चले जाने के बाद पाकिस्तान को लेकर जो झगड़ा और विवाद, हिंसा, क्रोध फैल गया था समाज में, वो तो इंडिपेंडेंट को मतलब ही नहीं दे रहा था. मतलब आज़ादी समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ आज़ादी आया. द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. इसको मीमांसा करना, इसको सुलझाव करना बहुत ही कठिन था. When the constitution was being written, जब संविधान लिखा जा रहा था, the future of the country did not look as secure as it does today. जब संविधान का जब ज़रूरत पड़ा, संविधान लिखने की ज़रूरत पड़ी, आइन के दायरे में सबको बांधने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन सब लोग सोच नहीं पा रहे थे कि किस दिशा से पहले लिखना शुरू करें, क्या लिखे. द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एनेक्सिटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. जो लोग लिखने बैठे थे, वो लोग खुद तब की वर्तमान हालत में परेशान हो गए थे कि क्या लिखे और क्या जो लिखेंगे, क्या वो आखिर में फ्यूचर में भी लागू हो पाएगा. अभी का सिचुएशन इतना ख़राब है, तो क्या फ्यूचर को वो टैकल कर पाएगा. द पैथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पैथ मतलब दिशा का, संविधान का जो दिशा,
डिस्पाइट ऑल दिस डिफ़िकल्टीज, जो भी दिक्कतें आई, जो भी माने मुश्किलें आई, उसे छोड़ के देयर वॉज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो लोग विधाता है वो लोग अपना काम शुरू कर दिए। अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट कंसेंसस अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। किसी को पता नहीं था कि संविधान लिखने के बाद इसका चित्र क्या होगा, जैसे साउथ अफ्रीका में भी हुआ था ना। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। इसको लिखने में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई स्ट्रगल मतलब मूवमेंट चलाना पड़ा था। आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली ए स्ट्रगल अगेंस्ट ए फॉरेन रूल। जब हमारे जातीयतावाद आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन किस हिसाब से हुआ था कि विदेशी शासन से हमें मुक्ति मिले, बट इट वाज ऑल्सो ए स्ट्रगल टू रिजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। सिर्फ जातीयतावाद के आंदोलन ब्रिटिश शासक के अंग्रेज शासक से मुक्ति मिलना ही नहीं था, समाज को एक गांठे में बांधना, मतलब एक सुई धागे के एक माले में बांधना, ये भी एक टारगेट था देयर। क्योंकि ब्रिटिश तो ऑलरेडी हम लोग को चूर कर दिए थे, तोड़ दिए थे। इंडियन पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पे हमें एकदम चूर कर दिए थे। वो चले तो गए थे, लेकिन उनको पता है कि हम क्या करके गए हैं। इसको संभालना भारतीय के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. बहुत सारे तौर तरीका भारतीय स्वतंत्रता मिलने के बाद जो लोग मतलब जो हमारे जो लीजेंड थे उन्होंने अपनाए थे। Such differences exist even today. कुछ चीज़ अभी तक लागू चलता है। Yet some basic ideas have come to be accepted by almost everyone. कुछ जो फॉर्मूला से जो नियम लागू बनाए थे कुछ लोग मानते थे तो कुछ नहीं मानते थे। एज फार बैक एज इन 1928 मोतीलाल नेहरू means Jawaharlal Nehru fathers, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India in 1931. मतलब अब मोतीलाल नेहरू को साथ में लेकर मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस पार्टी, तब तो कांग्रेस पार्टी ही थे, 1885 से कांग्रेस ही पार्टी एकदम रूल करते थे भारत में ब्रिटिश के रहते हुए। तो वही कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के द्वारा 8 और मोतीलाल 9 लोग मिलके सन 1931 में संविधान का ड्राफ्टिंग का काम शुरू किए। The resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent Indian Constitution should look like. इन लोग का एक ही धारणा था, एक ही ज्ञान था, एक ही अनुभव था कि स्वतंत्र भारत का संविधान का चित्र रूपरेखा कैसे होगी। Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise. पहला सूत्र पकड़ा किसको कि भारतीय संविधान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के दौरान मतलब क्या 18 साल के ऊपर के लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा, एंड इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारतीय स्वतंत्र आज भारत में आज़ाद भारत में पहला जो कॉमन चीज़ उनको दिखाई दिया क्या क्या, एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, 18 साल के ऊपर के लोगों को वोट देने, सार्वत्रिक वोट देने का अधिकार, सबको आज़ादी से जीने का अधिकार, सबका हक, एकता बन के रहेगा, और समाज के जो माइनॉरिटी मतलब SC ST OBC चमार जो जाति होते हैं सबको अपना अपना जीने का अधिकार रहेगा। ये संविधान में मिनिमम इसको पहले लिखना ही है, इसको आइन दायरे में रखना है। Thus some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly meet to deliberate on the Constitution. इसे छोड़ के भी और जो 9 लोग थे सबका भी अलग अलग कुछ पॉइंट्स था, उसको भी इसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सांविधानिक जो सभा वो लोग बिठाए थे 1931, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। उसमें और भी लोग अपना अपना मन के द्वारा नियम को देना एनलिस्ट करने का ओपिनियन देना शुरू किए। द फैमिलियरिटी विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। सभी लोग अब धीरे धीरे परिवार के लोग मतलब राजनीतिक क्षेत्र से लेकर सामाजिक क्षेत्र सभी जगह पे लोग को ये अहमियत होने लगा कि हमें संविधान की ज़रूरत है। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली ए फ्यू। भारतीय जब ब्रिटिश थे अंग्रेज, हम बोले थे ना 1950 के बाद भी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। और ब्रिटिश क्या किए थे, ब्रिटिश के टाइम जब वोटिंग सिस्टम चलता था उसमें सिर्फ रिच
रिच लेवल के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश आर इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर्स। और इसमें क्या होगा, सिर्फ बड़े लोगों को ही अगर वोट देने का अधिकार रहेगा तो उसका जो एमएलए एमपी का जो बॉडी होगा, कितने लोग सिलेक्टेड होंगे, बहुत ही कम ना। तो लेकिन हमारे में क्या है, हम आज सबको वोट देने का अधिकार देते हैं, जो भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं। तो उसी में से कुछ लोग कैंडिडेट बनते हैं, SC ST OBC के लोग कैंडिडेट बनते हैं, प्रार्थी बन के खड़े भी होते हैं, चुनाव में जीतते हैं। तो पार्लियामेंट में सभी प्रकार के लोग को हम देख पाते हैं। लेकिन ब्रिटिश के टाइम वो नहीं था। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। दिस वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन ये गणतांत्रिक सरकार नहीं था। मतलब कुछ लोगों के लिए, समाज के बड़े हस्तियों को वोट देने का अधिकार देते थे, उन्हीं में से कैंडिडेट चूज करते थे। तो वो क्या गणतांत्रिक सरकार हुआ? नहीं हुआ। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशंस। लेकिन जब मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर ने बन के जो ड्राफ्टिंग का काम शुरू किया संविधान में, वहाँ पर इसको भी पहले लिपिबद्ध किया कि ऐसा कोई वोटिंग रूल्स नहीं रहेगा जहाँ पे सिर्फ समाज के ऊपर वाले लोग ही वोट देने का अधिकार रखेंगे। हम यूनिवर्सल एलन फ्रेंचाइजी के दौरान हमारे संविधान में हर 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार रहेगा और प्रार्थी बन के चुनाव में खड़ा होने का भी अधिकार रहेगा। चलो नेक्स्ट पेज नंबर 24। 11 That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। तब उस समय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में जो सरकार चलाने का जो आइडिया था वो मोतीलाल नेहरू से लेकर जो 8 लोग ड्राफ्टिंग का काम शुरू किए थे, सब ने उसको जांच करना शुरू किया कि इसका आखिर क्या ब्रिटिश लोग जो शासन कर रहे थे, ब्रिटिश के द्वारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम हो रहा था, क्या वो सही है। ईयर्स ऑफ थिंकिंग, सालों साल लग गया इसको सोचने में। डिलीवरेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट, मतलब सोचना, उसको जांच करना, इसी में साल लग गया। आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब दूसरे देशों से आइडिया लेने का शुरू किए कि संविधान का क्या चित्र बन सकता है, बट ऑन आवर टर्म्स, लेकिन उसमें टर्म्स रहेगा हमारा, दूसरी जगह का इसीलिए लेखा है। मान लो कि साउथ अफ्रीका का घटना पहला हमें पथ दिखाता है कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता अपनाना है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो रूल्स रेगुलेशन है वो नहीं। हम अपना रूल्स रेगुलेशन को कायम करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि वो डेमोक्रेसी और संविधान लागू होने पे देश का ताकि देश में शांति बजाय रहे। कितना शांति बजाय रहता है इसका एग्जाम्पल लेने के लिए दूसरे देश की तरफ ये लोग लुकआउट करना शुरू किए। मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर वही घटना, फ्रेंच रेवोल्यूशन वो घटना है, मैं बार बार बता रही हूँ, जो डेमोक्रेसी से लेके शुरू करके संविधान सब कुछ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। द प्रैक्टिस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द US। इन लोग का घटना देख के वो लोग उद्बुद्ध हुए। कौन लोग? मतलब 9 लोग जो ड्राफ्ट कमिटी का मेंबर्स थे। had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and इकोनॉमिक इक्वलिटी। सबको ये लगा कि बाहर की देशों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ को कॉमन पाया जाता है कि संविधान लागू होने पे सामाजिक और आर्थिक एकता अब जरूर बरकरार रहेगी। येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन। सर इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरा लोग किया है उसी को इन्होंने नकल किया है। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दिस थिंग सूटेड आवर कंट्री। हर कुछ करने से पहले वो लोग का पहले ये मन में आया है कि उस माने अगले देश का जो हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो हम जब करेंगे हमारे देश में आखिर वो सूट होगा। क्योंकि आज़ादी के बाद जो वायलेंस फैला गया था उसके बाद सबके मन में एक डर था। All these factors contributed to making of our constitution। ये सारी दिक्कतें ही हमारे संविधान को लागू करने में सामने आया था। सब क्वेश्चन, सवाल जवाब, हजारों सवाल जवाब। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संवैधानिक सभा। Who then were the makers of the Indian Constitution? तब कौन है भारतीय संविधान का असली मतलब प्रातक मतलब जो बनाया है।
You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the constitution. हम यहाँ पर पता चलेगा कि भारतीय संविधान बनाने में किसका किसका भूमिका आती है. The drafting of the document called the constitution. तो इन फ्रॉम अगर एक वर्ड में अगर मैं बोलूँगी व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब एक चित्र जो कि देश का बनेगा, मतलब जो इस चित्र में क्या रहेगा, कुछ नियम, इसी नियम का जो चित्र बनेगा, जो नथी, डॉक्यूमेंट मतलब नथी, प्रमाण ना, कागज, एक नक्शा, नियम के आधार जो नक्शा, जो कागज बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन. द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. अब ये जो संविधान बना उसमें कौन लोग रहेंगे, असेंबली में कौन लोग वो जो संवैधानिक सभा, इसमें कौन कौन बैठ सकता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुनाव के द्वारा जो लोग को चुना जाएगा, प्रतिनिधि, कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली. तो पता चला व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, द ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि बन के, मेंबर बन के उसमें बैठ पाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, संवैधानिक सभा. सभा में तो सदस्य होना जरूरी है, तो वो सब सदस्य कौन होगा, जिसको चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि बनाया जाएगा. इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946. देखो 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन पहला काम शुरू हुआ था कब, 1928 टू 1931 ड्राफ्टिंग का नक्शा बनाने में सोच में चले गए. इसके बाद 1946 से पहला इलेक्शंस का मैंने कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का गठन हुआ, जो कि आज़ादी से भी एक साल पहले. इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946. 1946 में संवैधानिक सभा का गठन हुआ, और उसी संवैधानिक सभा का पहला बैठक कब हुआ, 1946 के दिसंबर महीने. ये छोटा छोटा पॉइंट्स यू शुड बी पॉइंट रिमेंबर कि कब बना, कैसे बना. इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क ना. तो इसका जो प्रॉपर पॉइंटिंग है कि कौन सा तारीख में पहला मीटिंग हुआ, इसको अच्छे से याद रखना है. Soon after the country was divided into India and Pakistan. उसके बाद ही भारत आज़ादी के लगभग करीब में भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया. The Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan. अब जैसे भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो Constituent Assembly में क्या बंटवारा हुआ, अरे उसमें भी तो हिंदू मुसलमान सभी लोग थे, तो मुसलमान को पाकिस्तान में भेजा जा रहा था. तो हमारा जो Constituent Assembly वो लोग गठन किए, जिसमें कांग्रेस जो लीडर थे उसमें तो हिंदू थे, मुसलमान थे, उसमें भी एक दिक्कत आ गई, उसमें भी बंटवारा आ गया. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स. 299 मेंबर्स को लेकर भारतीय संविधान की लिखाई का काम शुरू हुआ. द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. कब खत्म हुआ, 26 नवंबर 1949 को इसका काम खत्म हुआ. कब शुरू हुआ था, 1946, और कब खत्म हुआ, 1949 नवंबर के महीने में, 26 नवंबर को. मैं क्लास 8 में भी बताई थी कि लगभग 2.5 से 3 साल लग गया था हमारा संविधान को लिखने में. टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. मतलब मेरा लिखने का काम, सरकारी तौर पे मेरा लिखने का काम ख़त्म हो गया, मेरा बुक बंद हो गया 1949 26 नवंबर को, बट इसको सरकारी रूप में कार्यकारी किया गया, हम सभी जानते हैं कौन से डेट में, 26 जनवरी 1950. सन 1950 26 जनवरी को सरकारी तौर पे इसको लागू किया गया. एंड दैट इज़ द रीज़न ऑन दैट डे वी इन ईच एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटेड इज दिस डे एज ए रिपब्लिक डे. हर साल इसी दिन को हम लोग क्या किस तौर पे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, क्योंकि हमारे देश में गणतंत्र मतलब डेमोक्रेसी प्रॉपरली सरकारी तौर पे लागू हुआ. Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? क्यों लगा इतना टाइम? We have already noted on one reason above. The constitution does not reflect the views of its member alone. क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है जो 299 सदस्य को लेके हमारा लिखना शुरू हुआ था, सबका तो अलग अलग ओपिनियन है. सबका ओपिनियन जब एक जगह पे जमा होगा तभी उसको ग्रांट किया जाएगा.
299 मेंबर्स मान के चलो, जितना लोग उतना मत, उतना ओपिनियन, तो सब मत तो एक साथ नहीं लिया जाएगा। सबके मत जब एक जगह पे आके टिकेगा तब उसको राइट डाउन किया जाएगा। तो इसीलिए ये काम करने में इतना टाइम लगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेस ए ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. बाहर के देशों में भले इतना टाइम नहीं लगा हो अपना संविधान लिखने में, क्योंकि वो लोग सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक और अर्थनैतिक इक्वालिटी को ही देखते रहे, लेकिन हम हर एक को मार्जिनलाइज, अनमार्जिनलाइज, रिच, पुअर, वुमेन, मेन, सब के राइट्स के लिए, बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, सब चीज़ को देखते हुए हम लोग को बनाना पड़ा। तो ये इतना भी आसान नहीं था। All major social groups or political parties. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. कभी लगता है कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, क्या है उसमें लिखा, वो तो फाड़ दूंगी तो भूल जाएंगे। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता है। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, लेकिन हमारा संविधान का जो अभिज्ञता है, जो बनाने का जो प्रोसेस है, वो सारे देशों से अलग है। सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल itself. दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी बाहरी संविधान से हमारे संविधान का जो अचीवमेंट, जो सक्सेस आया, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो इतिहास फेमस है, हिस्टोरिकल फेमस रहेगा। द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी बात, हमारे संविधान में कोई बाहरी सदस्य को नहीं लिया गया है। जो भी सदस्य को, वो जो 299 मेंबर्स है, वो कौन है? भारत के ही जनगण हैं। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड एट दैट टाइम, उस टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। सो द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तब जो 299 मेंबर्स को उसमें लिया गया था, वो हमारे द्वारा चुना नहीं गया था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो तावर नेताएं उस टाइम के थे, आज़ादी के टाइम, उसी में से जो लोग संग्राम के साथ, भारतीय के आज़ादी के संग्राम के साथ जुड़े थे, उन्हीं में से लेकर भारतीय संविधान बनाने का काम शुरू हुआ था। संविधान बनने के बाद तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का धारणा आया कि इस ज्ञान के द्वारा 18 साल के ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार रहेगा, और सरकार, भारत में जो भी सरकार गठन होगा, उसको कौन चूज करेगा? भारत के जनगण, मतलब बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल का लॉज एंड रेगुलेशंस जो चालू हुआ, वो आफ्टर इफेक्टिंग ऑफ 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद ये धारणा चालू हुआ। सो चिल्ड्रेन, टुडे दैट्स इट। यू पीपल रीड इट वेरी केयरफुली. Okay, we will get back on our next video very soon. Children, goodbye.